नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर प्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी। देखो जब हमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करना होता है किसी ऑल्टरनेटर में, एन ऑल्टरनेटर विल रन एट ग्रेटर स्पीड फॉर डैश पोल। एक ऑल्टरनेटर उसका मैक्सिमम स्पीड में घूमने के लिए उसका नंबर ऑफ पोल कितना होना चाहिए? 2 पोल होना चाहिए या 4 पोल होना चाहिए या 8 पोल या 12 पोल होना चाहिए। देखो जो ऑल्टरनेटर का जो स्पीड होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, स्पीड n इक्वल टू 120 F/p। इधर जो n है ये स्पीड के लिए है, f जो है ये फ्रीक्वेंसी के लिए है और जो पोल p है ये नंबर ऑफ पोल के लिए है। तो देखो इस इक्वेशन में n इक्वल टू 120 F/p, इस इक्वेशन में स्पीड और नंबर ऑफ पोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जब स्पीड का वैल्यू इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ पोल का वैल्यू डिक्रीज होगा। मीन्स जब मैक्सिमम स्पीड रहेगा तब मिनिमम नंबर ऑफ पोल रहेगा। तो ग्रेटेस्ट क्वेश्चन में है ग्रेटेस्ट स्पीड मीन्स मैक्सिमम स्पीड। स्पीड अगर मैक्सिमम रहेगा तो पोल कितना रहेगा? मिनिमम रहेगा। तो 12, 8, 4, 2 इनमें से मिनिमम कौन है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 पोल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन ए डीसी सर्किट। एक डीसी सर्किट में जो इंडक्टर होता है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा? देखो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। लेकिन ये डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? 0 है। तो देखो इधर 2 इंटू पाई इंटू एफ के बदले 0 लिखेंगे, 0 इंटू एल। तो होल क्या होगा ना? 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। किसी भी डीसी सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे XC, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई FC। इधर F इक्वल टू 0 होगा तो 1/0 होगा। 1/0 क्या होता है? इन्फानाइट होता है। तो इन्फानाइट किसके लिए होता है? अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता तो इसका आंसर होता है इन्फानाइट। लेकिन इस क्वेश्चन में इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इसका आंसर क्या होगा? 0 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टील यूज फॉर ट्रांसफार्मर कोर। एक ट्रांसफार्मर कोर में जो स्टील का क्यों यूज किया जाता है? कौन सा टाइप ऑफ स्टील का यूज किया जाता है? हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला स्टील यूज किया जाता है या हाई परमेबिलिटी वाला या लो हिस्टेरिस वाला या ऑल ऑफ द एबव? देखो ये जो इसका आंसर होगा, जो स्टील यूज करते हैं हम ट्रांसफार्मर की कोर में वो होगा ऑल ऑफ द अबव। मीन्स हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला स्टील भी चाहिए, हाई परमेबिलिटी वाला भी चाहिए और लो हिस्टेरिस लॉस भी वाला भी चाहिए। क्योंकि जब हम जो स्टील यूज होता है अगर उसमें हाई सिलिकॉन होगा तो उससे प्रॉफिट क्या मिलेगा ना? जो हिस्टेरिस लॉस होता है ट्रांसफार्मर में उसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। ये जो हिस्टेरिस लॉस है, इसी हिस्टेरिस लॉस को कौन कम करता है ना? सिलिकॉन स्टील कम करता है और परमेबिलिटी भी हाई होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज द लोड इंक्रीजेस डैश मोटर विल स्पीड अप। देखो मैक्सिमम मोटर क्या होता है ना? जब उसका लोड इंक्रीज होता है तो उसका स्पीड क्या होता है? कम होता है। जब लोड बढ़ता है तब स्पीड कम होता है। लेकिन कौन सा मोटर ऐसा है जिसका लोड बढ़ने से उसका स्पीड भी बढ़ता है? सीरीज मोटर या शॉर्ट मोटर या क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर? तो इसका आंसर होगा डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर जो होता है उसका लोड इंक्रीज होने के साथ साथ उसका स्पीड भी इंक्रीज होता है। तो देखो ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या होता है? जो कंपाउंड मोटर होता है उसमें सीरीज फील्ड भी होता है और शॉर्ट फील्ड भी होता है। देखो मान लो ये आर्मेचर है, उसके साथ ये सीरीज फील्ड है। आर्मेचर के साथ जो सीरीज होता है उसको सीरीज फील्ड कहते हैं और उसके साथ ये शॉर्ट फील्ड है, पैरेलल में जो होता है उसको शॉर्ट फील्ड कहते हैं। जिस कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शॉर्ट फील्ड दोनों ऐड करते हैं तब उसको क्या कहते हैं ना? क्यूमुलेटिवली कंपाउंड कहते हैं। और जब दोनों फील्ड आपस में अपोज करते हैं, शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड आपस में अपोज करते हैं, उसको क्या कहते हैं ना? डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर कहेंगे। और इसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड इंक्रीज होने के साथ साथ इसका स्पीड भी इंक्रीज होता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज। देखो एक डीसी मोटर की जो स्पीड होता है वो
ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फ्लक्स, फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, फ्लक्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज के साथ स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो डीसी मोटर का स्पीड होता है एन, उसका फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू बैक ईएमएफ डिवाइड बाई फ्लक्स, ईबी बाई फ्लक्स, एन इक्वल टू ईबी बाई फ्लक्स। तो ये फ्लक्स होता है, तो देखो स्पीड और फ्लक्स के बीच में रिलेशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर इज मैक्सिमम एट नो लोड में मैक्सिमम होगा, या फुल लोड में, हाफ लोड में, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो बैक ईएमएफ बनता है डीसी मोटर में वो मैक्सिमम कब होगा? इस बैक ईएमएफ ईबी, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब डीसी मोटर में होगा? तो इसका आंसर होगा नो लोड कंडीशन में क्या होगा ना, बैक ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ये बैक ईएमएफ क्या होता है ना, ये रोटर में होता है, रोटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, और उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है नो लोड कंडीशन में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, in a the three phase induction motor is so designed that rotor should have dash under running condition। देखो जब हम एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसका रोटर जो उसका जो ऊपर में स्टार्टर होता है, अंदर में रोटर होता है, उसका जो रोटर होता है रनिंग कंडीशन में जब घूमता है, रनिंग कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रिएक्टेंस होना चाहिए, लार्ज स्लिप होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो जो रोटर होता है रनिंग कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। लो रेजिस्टेंस, रनिंग के टाइम रोटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। लो रेजिस्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी ट्रांसमिशन द स्किन इफेक्ट इज लार्ज। देखो यह ऑप्शन नंबर 1 है, लार्ज होगा या स्मॉल होगा या जीरो होगा या डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। देखो स्किन इफेक्ट जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका जो स्किन इफेक्ट होता है उसका वैल्यू लार्ज होता है, स्मॉल होता है, या जीरो होता है, या डिपेंड्स ऑन वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जो स्किन इफेक्ट होता है वो सिर्फ एसी में ही होता है, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। तो ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन है तो स्किन इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो ये स्किन इफेक्ट होता क्या है? मान लो ये एक हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ओआर है, इसमें स्किन इफेक्ट से क्या होता है ना, जो करंट का डेंसिटी होता है ये ऊपर में ज़्यादा होता है, इस एरिया में ज़्यादा होता है, लेकिन जो बीच में होता है वहाँ पर क्या होता है ना, मिनिमम रहता है। तो इसको क्या कहते हैं ना, करंट का डेंसिटी ऊपर में ज़्यादा रहता है, इसको क्या कहते हैं? स्किन। इसका स्किन होता है ये वाला ऊपर वाला, इस स्किन में करंट का डेंसिटी ज़्यादा रहता है, इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट। यह होता है सिर्फ एसी सर्किट, एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉशिंग मशीन जनरली एम्प्लॉय मोटर। देखो डैश मोटर, एक वॉशिंग मशीन, ये 4 ऑप्शन में से कौन सी टाइप ऑफ मोटर का यूज किया जाता है वॉशिंग मशीन में? सिंगल फेज सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर को यूज किया जाता है, या शटड पोल मोटर को यूज किया जाता है, या हिस्टेरिस मोटर को यूज किया जाता है। देखो जो वॉशिंग मशीन हम घर में यूज करते हैं उसके लिए हम रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन के लिए रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का यूज किया जाता है। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये चारों के चार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, लेकिन वॉशिंग मशीन के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट व्हिच कोरोना ऑकर्स इज कॉल्ड। देखो मान लो 2 वायर है ट्रांसमिशन लाइन, उसके बीच में कब कोरोना, ये जो कोरोना होगा ये कोरोना कब प्रोड्यूस होता है? उसके लिए कौन सा वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज से ज़्यादा होने से कोरोना प्रोड्यूस होता है? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, या विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, या फ्लैश ओवर वोल्टेज, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक वोल्टेज का वैल्यू कितना होना चाहिए ना, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या होता है ना, कोरोना प्रोड्यूस होता है। उसके बाद देखो ये कोरोना क्या होता है?
जब कोरोना प्रोड्यूस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तब क्या होता है ना कि हिसिंग जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है। और इधर क्या ग्लो लाइट प्रोड्यूस होता है, वायलेट कलर का लाइट प्रोड्यूस होता है। इससे ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोना प्रोड्यूस होने से ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज कितना होना चाहिए ना, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज़्यादा होने से ये कोरोना प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।